अगर आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। बेहद ही खास दिन है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत कुछ ऐसे से आए जिससे बहुत कितनी चाल बन सकती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी इस समय मौजूद हैं। बहुत ही क्लोजली तकनीकी तौर पे और फंडामेंटली बाजार को आंकते हैं। रवि जी, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह बिस्तक को अपना समय देने के लिए सर। धन्यवाद मुझे रजत जी यहाँ पर बुलाने के लिए। सर, राहत की खबर ये कि अमेरिका में महंगाई, जो कि एक बहुत बड़ा एक सरदर्द बना हुआ है, वहां पर कोर महंगाई दर के आंकड़े थोड़े से कम होकर आए हैं। और इसी से ही बाजार बहुत खुश हो गया। कल अमेरिकन मार्केट एकदम से रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचते हुए नजर आया। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 90 से 100 अंकों की चाल शुरुआती सत्र में बन सकती है और आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। कल डाउ जोन्स 0.8% उछला, S&P 1% से ज्यादा उछला, नैस्डैक 1.5% उछला, रिकॉर्ड स्तर पे है। तीनों इंडाइसेस, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वहां का वो भी 1% उछला है। और जो मैं कह रहा हूं महंगाई दर के आंकड़ों ने भरा है जोश। तो ये जो सारे आंकड़े हैं ये अपने आप जो स्क्रीन है उसकी पट्टी पर देख सकते हो बॉटम पे। महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। जो यूएस में अप्रैल सीपीआई महंगाई है वो 3.5% से घटकर 3.4% हुई है, ये अनुमान के मुताबिक है। लेकिन ये जो कोर सीपीआई महंगाई है ये 3 साल के निचले स्तर पे पहुंची और कोर सीपीआई महंगाई 3.8% से घटकर 3.6% हुई है। 3.6% अभी भी ये जो आंकड़े आ रहे हैं 3.4% सीपीआई का आंकड़ा, 3.6% कोर सीपीआई का आंकड़ा, ये फेड के टारगेट रेंज से अभी भी बाहर है, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि 2% लेकर आएंगे। लेकिन बाजार इसी से खुश हो गया कि चलो महंगाई में थोड़ी कमी तो देखने को मिली। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड एकदम से टूटी। इस हफ्ते देखोगे तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड बहुत टूट गई है वहां पर यूएस में, 4.3% पे आ गई है। सोना, चांदी, इक्विटी मार्केट अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी होती हुई नजर आई। और खुशी के मारे सिल्वर 11 साल के ऊंचाइयों पर पहुंच गया। घरेलू बाजार में मैं चेक कर रहा था 87,000 के पार पहुंचा हुआ है। और रवि सिंह जी तो कमोडिटी मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। सर, ये क्या हो रहा है? ये इस बार कुछ ऐसा सा क्या हो रहा है कि इक्विटी मार्केट में भी खरीदारी, सोने चांदी में भी खरीदारी, प्रॉपर्टी में भी खरीदारी, हर एसेट क्लास में खरीदारी। ये किस तरीके का इस समय एक फेज देखने को मिल रहा है? अक्रॉस द एसेट क्लासेस खरीदारी देखने को मिल रही है। रजत जी आपने एक साथ मेरे ख्याल से कई क्वेश्चंस पूछ लिए जिनको सम अप करना थोड़ा सा लंबा होगा आंसर। एसेट क्लासेस बता दो सर, मतलब सभी में इकट्ठे एक साथ खरीदारी क्यों आ रही है? हाँ देखिए, एक तो पहला ये है कि जिस हिसाब से फंड इनफ्लो है, अलग अलग रीजंस की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है। यूएस में अगर एक डेटा राहत देता है तो दूसरा डेटा उतनी ही जो है वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और इसी वजह से आपको गोल्ड के प्राइसेस या सिल्वर के प्राइसेस में कोई राहत नहीं देखने को मिल रही। दूसरी तरफ है कि जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल टेंशन में कुछ भी अभी टेंशन कम नहीं हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जियो पॉलिटिकल टेंशन का एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। और तीसरा जो करेंसी का फ्लक्चुएशन है वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। अब ये 2-3 फैक्टर की वजह से वॉल इंक्रीज होगी। वॉल अगर इंक्रीज होती है, इक्विटी मार्केट में अगर इंक्रीज होगी तो उसका जो सिमिलर इम्पैक्ट है वो आपको कमोडिटी में, बॉन्ड में और खास तौर से करेंसी के फ्लक्चुएशन पे साफ साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर एक बार जाते हैं, देखिए अनसर्टेनिटी कहां पर है। अनसर्टेनिटी मेन जो इम्पैक्ट कर रही है वो अब इंडिया का इलेक्शन एक ऐसा इवेंट हो गया है कि जिसपे इस समय क्या कहते हैं, ज्यादातर पूरा विश्व जो है वो नजरें गड़ाए बैठा हुआ है कि क्या होने वाला है। क्योंकि सेंटिमेंट बदलते हैं। सेंटिमेंट किस तरीके से बदल रहे हैं? बीच में वोटिंग का अगर जो परसेंटेज देखा जाए वो लो हुआ, लो परसेंटेज बीजेपी के लिए थोड़ा सा अगेंस्ट हो सकता है और करंट गवर्नमेंट के लिए ज्यादा परसेंटेज जो है वो शायद फेवरेबल होता है। तो ऐसे सेंटिमेंट वही कहे कि पलड़े में बॉल इधर उधर मूव करे तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एसेट क्लासेस में दिखाई देगा। और इसी एसेट क्लासेस की वजह से एफआईआईज को जैसे थोड़ा सा वोटिंग कम होती है, एफआईआई सेलिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन डीआईआईज ने भरोसा दिखाया है और इंडिया के जो मार्केट है वो अभी भी सेंटिमेंट पे कुछ खराब नहीं है। और जो आप बुलिशनेस देख रहे हैं, देखिए अगर अभी आने वाले समय में इलेक्शंस में एक तरफा अगर गवर्नमेंट बनती है, मार्केट बहुत चढ़ेगी और मार्केट में रिसेशन जो आएगा वो 6 महीने बाद से आपको दिखाई देगा। और 6 महीने बाद गिर के हम कहां जाएंगे, जहां से हम चलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सिनेरियो काफी क्लियर है। अब बात करें कमोडिटी की, देखिए गोल्ड सिल्वर में अभी कोई राहत नहीं आने वाली। आने वाले इस साल में अभी ये रेस लगी हुई है कि सेंसेक्स 1 लाख पहले होगा या फिर गोल्ड 1 लाख पहले होगा। और मुझे ऐसा लगता है अगर दोनों की रेस दौड़ाई जाए तो गोल्ड के जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, वैसा ही रेस यहाँ पर भी लगा हुआ है गोल्ड और सिल्वर के बीच में। सर मुझे चांदी, लगता है देखिए चांदी तो एक साइड इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देता है, जिस हिसाब से चाइना ने मेटल्स की परचेजिंग करके अपनी स्टोरेज बढ़ाई है। हाल फिलहाल के जो डेटा दिखा रहे हैं वो काफी हद तक जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर चांदी में भी दिखाई दे नहीं रहा मैं है कह रहा हूँ चांदी 1 लाख पहले जाएगा। नहीं नहीं, चांदी देखिए, चांदी तो रेस में ही नहीं होता। अगर इस सेंसेक्स और गोल्ड की रेस में अगर कहा जाए तो चांदी को उस रेस में नहीं रखा जाता, लेकिन आज अब रजत जी आपने शुरुआत की है तो जरूर है। तो चांदी तो वैसे भी 99% चांदी जीतता हुआ तो नजर आ ही रहा है, लेकिन हाँ फिलहाल अभी के जो सेंटिमेंट है उसमें कुछ भी सेल करके ट्रेड करना, सेल करके इन्वेस्टमेंट करना गलत हो सकता है। राइट। ये महंगाई दर के आंकड़ों को कैसे रीड किया जाए सर? यूएस में आए हैं, वहां के मार्केट रिकॉर्ड्स पे पहुंचे, हमारे मार्केट रिकॉर्ड्स तो उससे दूर हैं अभी। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, थोड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। इलेक्शंस अगर ओवर हो गए और अगर रूलिंग गवर्नमेंट वापस आ गई, अगर इसी मुद्दे को लेकर बाजार कॉन्फिडेंट हो गया। अभी हमने देखा था ना पिछले 2 दिन में जो जो टॉप लीडर्स के जो बयान आए, उससे कितना खुश हो गया मार्केट। 3 सत्रों से लगातार चढ़ा हो, तो कल थोड़ा हल्का हो गया था। तो अगर रूलिंग गवर्नमेंट वापस आ गई तो क्या हम रिकॉर्ड तौर पे पहुंचेंगे? सवाल ये है। 99.9 चांसेस यहाँ पर रजत जी बनते हैं, जिसमें कि अगर मोदी गवर्नमेंट वापस आएगी तो एक झटका जो आएगा उसमें कम से कम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अगर आप देख रहे हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक देख रहे हैं, तो 15% इंडेक्स, स्टॉक स्पेसिफिक में 30 से 40% की रैली आपको दिखाई देगी। और ये चीज आप देखिएगा, क्योंकि जो मोमेंटम है, जो अग्रेशन है, जिस हिसाब से देखिए, मैं इस पे जाता ही नहीं हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो सिर्फ आंकड़े देख रहा हूं। और आंकड़े देखिए किस तरीके से बता रहे हैं। गवर्नमेंट के पीएसयूज, बैंक्स, गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज, पावर फाइनेंस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन सबके शेयर सिर्फ रुके इसी वजह से हैं। क्यों? क्योंकि वो जब जैसे अनसर्टेनिटी होती है, देखिए सबसे अच्छा इंडिकेटर इस समय मार्केट में क्या है? सेंटिमेंट खराब हो रहा है तो गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक कौन सबसे ज्यादा टूट रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं से बहुमत वाला चक्कर फंस रहा है। और अगर वापस वही शेयर एक एक दो दो दिन में 5-5% की रैली दिखा रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये जब गवर्नमेंट बनेगी तो ये 20% की रैली से पहले रुकने वाले नहीं है। तो बहुत क्लियर इंडिकेशन नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि मार्केट सब जानता है, बस हम सब कुछ जो है वो जानने के की एक्टिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मार्केट सब कुछ जानता है। सर वो कुछ ये इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स बता दो, या फिर चलो इलेक्शन से जुड़े हुए स्टॉक्स बता दो जहां पर नजर रखनी चाहिए। अभी तो 3 फेजेस बाकी हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि रजत जी, मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात अगर करता हूं और इलेक्शन से अगर रिलेटेड स्टॉक्स की तरफ अगर मैं जाता हूं, तो मेरी लिस्ट जो है वो लगभग, आप एक दो स्टॉक मांग रहे हैं वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने लगभग 25 स्टॉक की बास्केट क्रिएट करी है जो कि इलेक्शन स्पेसिफिक है। और उसमें एक आध दो स्टॉक्स में अगर चर्चा में लाता हूं, तो जो आपको जैसे ही नाम लाऊंगा देखिएगा आपकी स्माइल बढ़ जाएगी। सबसे पहले आ जाते हैं रेलवे काउंटर में, और जिसमें कि आपके आरवीएनएल, आईआरएफसी, जेडब्ल्यूएल ये आते हैं। दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो एनएमडीसी, एनसीसी और एससीसी की तरफ जाते हैं। तीसरी तरफ अगर आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे मझोले जो 50 रुपए के नीचे वाले बैंक हैं, एक आध दो को छोड़ के, वो आ जाते हैं। और चौथी तरफ अगर जाते हैं तो सबसे पहले आ जाता है आरईसी, पीएफसी, पीटीसी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन बास्केट्स में क्या मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है। राइट। और एक एक और काउंटर जिसे कि आप शायद मैं मिस कर गया, डिफेंस का नाम लेते ही देखिए सबकी चमक बढ़ जाती है। कुछ हो ना हो, लेकिन डिफेंस ने सबको खुश रखा है। तो डिफरेंट स्टॉक्स अभी भी बाय ऑन डिप्स के कैंडिडेट बने हुए हैं। सर इसमें सब में आपने एनएमडीसी जोड़ा था, ये मेटल स्टॉक्स बता दो। ये पिछले 3 महीने में, ये बिकॉज ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग एसेट क्लासेस में खरीदारी आई है, तो इसलिए कमोडिटीज में भी एकदम से तेजी बनी, जिसमें मेटल्स भी आउटशाइन कर गए। तो मेटल्स में हिंद जिंक, हिंद कॉपर, जेएसपीएल, हिंडाल्को, ये सब, टाटा स्टील, ये अभी आपको कैसे लग रहे हैं? 3 महीने बहुत अच्छा रिटर्न दिया उन्होंने। देखिए, वैसे देखा जाए तो मेटल, अगर जिन जिन सेक्टर की बात करें उसमें 5 सेक्टर तो मैंने वैसे ही इंक्लूड कर दिए। मेटल को मैं थोड़ा सा जो छोटे स्टॉक्स है वो तो ठीक लग रहे हैं, जैसे कि आपने हिंडाल्को की बात की, 750 तक जाता हुआ नजर आएगा, इस समय 650 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सेल की बात कर लें, एसजेवीएन की बात कर लें, और ओवरऑल अगर टाटा स्टील और इनको देखते हैं तो वो टॉप लीडर्स उतना शायद परफॉर्मेंस ना दिखाएं, लेकिन हाँ
नेशनल एल्युमिनियम, इनमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन हाँ, ये है कि ये बास्केट निगेटिव नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको निगेटिव क्या लगता है, तो उसमें बड़ी लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि क्लियर विजन दिखाई देता है। बता दो सर, कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए अभी? इलेक्शन में हमें ये समझ में आ रहा है कि सरकारी कंपनियां खुश हो रही हैं, पिछले कुछ दिनों से ऑटोज बहुत तेज हैं। एमएनएम ने एक एसयूवी लॉन्च करी, XUV3XO। आपने बुकिंग कराई है क्या उसमें? सर देखिए, सबसे साफ साफ है कि आजकल स्टॉक को पकड़ना हो तो गाड़ी अगर खरीदने का टारगेट बना रहे हो तो मुझे लगता है कि 6 महीने की वेटिंग तक स्टॉक में ही डाल देना चाहिए। आपकी कम से कम कुछ तो ईएमआई निकल जाएगी, और नहीं होगा तो कई बार तो 50% चांसेस ऐसे बने हैं बीच में, अगर देखा जाए कि गाड़ी के प्राइसेस भी निकल गए हैं लोगों के। तो मुझे लगता है कि वेटिंग का फायदा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा दिखाई देता है। मुझे एक केस याद आता है, आपने रजत जी याद दिलाया। कोई एक आदमी आए थे जिनका बजट था 5 लाख रुपए का, गाड़ी खरीदना चाहते थे, और उस समय बाइक बाइक खरीदना चाहते थे क्या? 5 लाख? 5 लाख की उनका बजट था कि 5 लाख के अंदर कोई कार खरीद ले, तो कार? उन्होंने टाटा की टियागो कार को सेलेक्ट किया। पर उस समय उनको डिलीवरी नहीं मिल पाई, डिलीवरी 3-4 महीने में थी। मैंने कहा एक काम करिए, 3-4 महीने को बढ़ा के 8 महीने कर लीजिए। और उन्होंने टाटा मोटर का स्टॉक 450 650 रुपए में खरीदा था। आज 950 पे है, तो उन्होंने टियागो से बढ़ा करके नेक्सॉन खरीद ली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप की ये रियल रियल इंसिडेंट हैं जो ऐसे हो रहे हैं लोगों के साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट शायद इसीलिए अट्रैक्शन यहाँ पर दे रहा है। और ये एमएनएम की जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक इन्होंने XUV3XO इतनी जबरदस्त ऐड बनाई थी, और ऊपर XUV3XO के लॉन्च के पहले घंटे ही 50,000 बुकिंग, और पहले 10 मिनट में कह रहे हैं कि 70,000 बुकिंग, और उसके बाद डिलीवरी भी देंगे। मेरे ख्याल से 26 मई से डिलीवरी भी देनी शुरू कर देंगे, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड काम करने की कोशिश करेंगे। ऑटो स्टॉक्स लग कैसे रहे हैं ये वैसे अभी हाल फिलहाल में, जिस तरीके की रैली पकड़ गए हैं अभी, ऑटो स्टॉक्स आपको ठीक लग रहे हैं क्या? देखिए, ऑटो स्टॉक नो डाउट कि यहाँ पर जो अभी मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से डिमांड निकल कर आ रही है, तो अगर सेफ बेट की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है ऑटो ऑक्सिलरी के स्टॉक जो है उनमें एक मोमेंटम बना रहेगा। खासतौर से टॉप लीडर जो है, जैसे कि आपने बात करी दी, महिंद्रा है, मारुति है, टाटा मोटर है। ये अगर कोई डिप मिलता है तो इनको खरीदारी करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर करंट लेवल पर खरीदारी करेंगे तो आपको 11-12% तक के रिटर्न, और अगर थोड़ा डिप पे खरीदारी करेंगे तो यही 16-17 से 18% तक बदलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल टॉप लीडर पर भी एक्ट करना चाहिए, और खास तौर से जो ऑटो एक्सिलरी के स्टॉक्स हैं उन पे भी फोकस रखना चाहिए। अच्छा, ये कुछ स्टॉक्स जो पिछले कुछ सत्रों से एकदम से एक्टिव हुए हैं, मैं उस पे बात करता हूँ। उसमें एक स्टॉक है कोल इंडिया। अभी आपकी अप्रोच क्या है कोल इंडिया को लेकर? बड़ा अच्छा सवाल है। आपने सिर्फ कोल इंडिया की बात क्यों की, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनफैक्ट पूरे माइनिंग काउंटर पे फोकस रखिए अगर कोल इंडिया। बल्कि मैं तो आजकल अपने क्लाइंटों को ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आपने कोल इंडिया अगर बाइंग रिकमेंडेशन पे नहीं लिया, तो आपके सामने मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि मोइल ले लीजिए, MOIL। अगर वो छूट गया तो GMDC ले लीजिए। अगर वो भी छूट गया तो भाई कोसिल ले लीजिए। और अगर वो छूट गया तो भाई दो स्टॉक निकल चुके हैं, पहला निकला कोल इंडिया, दूसरा वेदांता में आपने वो रैली देखी है। तो मुझे लगता है कि अगर माइनिंग पैक को आपने आगे 5 साल तक रख लिया, तो मल्टी बैगर इन सब में से ये ही स्टॉक्स निकलते हुए नजर आएंगे। तो आप रजत जी समझ सकते हैं इनका मोमेंटम कितना है। और मैंने स्टॉक्स आपको नाम देकर क्लियर कर दिया है कि इन स्टॉक्स में तो बेयरिश जाना ही नहीं है। और अगर आप बेयरिश हैं तो इसका मतलब है आप मार्केट को उल्टे डायरेक्शन में देख रहे हैं, जो सेंटीमेंट हवा है उसको उल्टा ही देख रहे हैं। मैंने तो वो बुलवाने के लिए आपसे स्टॉक्स कोल इंडिया बोल दिया था सर, वो सबसे तेज चला था। मैंने कहा एक बार छेड़ देता हूँ आपको, तो कोल इंडिया बोल दिया, बाकी क्या आपने बोल दिया। चलो, हम तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम तो एक ट्रिगर प्रोवाइड करेंगे आपको, फिर आपकी बात सुनेंगे। अच्छा, ये फिर दूसरा भी बोल देता हूँ सर, सीमेंस। तो अब उसके बाद की लिस्ट आप बता दो। सीमेंस का स्टॉक बहुत तेज है, उन्होंने तो वो अपने एनर्जी कारोबार को भी अलग कर दिया है। देखिए, पर्टिकुलर अगर मैं सीमेंस की बात करूं तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के जो लेवल्स हैं उनमें ना सीमेंस को मैंने कोशिश करी है कि अब इसके स्टॉक्स को जैसे ही ये 7300 7500 के आसपास आता है, तो शायद मेरे ख्याल से मैं इतना ज्यादा आगे और कैरी नहीं करूंगा। क्योंकि जब भी, मेरा एक सिंपल रूल है कि अगर आपके स्टॉक में आपको रिसेंट डेज में आपको 70% से ऊपर के रिटर्न मिल जाए,
तो मुझे लगता है कि जनरली स्टॉक को बुक कर लेना चाहिए। और ये स्टॉक अब काफी ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंचता जा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी आगे मैं ओवरबॉट कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अरे अजीब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन हाँ 7500 के आसपास तक आते आते इसमें वो थकान दिखाई दे जाएगी, और वहां से स्टॉक में एक डायरेक्शन जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत लंबा रैली के लिए मत सोचिए, अगर लॉन्ग टर्म पे भी देख रहे हैं तो 7500 के आसपास आता है, एक बार बुक कर लीजिए, फिर नीचे गिरेगा फिर उठा लीजिए। ओके राइट, मैंने चार्ट्स लगा दिए सर स्क्रीन पे। अब आप बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ना ये सबको ये समझा दो सर, ये इंडिया विक्स सब लोग बहुत ज्यादा अभी बोलना शुरू कर दिया। इनफैक्ट हम भी अपने चैनल पे इंडिया विक्स अब रोज ही दिखाना शुरू कर दिया हमने। 20.27 के लेवल पे पहुंच गया है। क्या मायने हैं सर इसके इंडिया विक्स के, और ये इलेक्शंस और बड़े इवेंट्स के टाइम पे जो तेज होता है, क्या इससे कोई डरने घबराने की जरूरत होती है क्या? रजत जी, सबसे पहले मैंने इसीलिए शायद मेरे ख्याल से आप उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने सबसे पहले 5 रीजन बताए थे कि इंडिया विक्स क्यों बढ़ी है। और इंडिया विक्स बढ़ने का मायने आपने बहुत सही बताया, क्योंकि देखिए इस समय विक्स बढ़ने का मतलब होता है वोलेटिलिटी इंक्रीज होना, और वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि उतार और चढ़ाव की वैल्यू का अचानक से बढ़ जाना। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी जो रेंज में ट्रेड हो रही थी कि दिन भर में 60 50 60 पॉइंट नीचे ऊपर कर लेती थी, वो बढ़ करके अब 125 पॉइंट हो गया, फिर बढ़ गया 200 पॉइंट हो गया, फिर बढ़ गया 250 पॉइंट हो गया। वो जो 50 पॉइंट से 250 पॉइंट की रैली है, उतार और चढ़ाव, रैली नहीं, डायरेक्शन नहीं होता, उतार और चढ़ाव आता है, वही विक्स का बढ़ने का मतलब है कि लोग अब ऑप्शन में ज्यादा वैल्यू पे करने को तैयार है, और इसीलिए विक्स उसकी बढ़ती। यानी एक चीज को अभी तक खरीदने वाले 100 लोग थे, अब 1000 लोग आ गए, ज्यादा बिड कर रहे हैं, इसकी वजह से वॉल बढ़ जाती। क्यों बढ़ गई है? आपके सामने है। इलेक्शन जब आता है, जैसे किसी कंपनी का स्टॉक का रिजल्ट आने वाला होता है, तो देखिएगा उसकी विक्स हमेशा बढ़ के डबल हो जाती है, और जैसे स्टॉक का न्यूज निकल जाता है आधी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट आएगा तो ये स्टॉक 5-7% मूव कर जाएगा, तो वो 5-7% विक्स बढ़ जाती है। तो यही सेम इंडिया विक्स यहां पर बता रहा है, इंडिया विक्स के बढ़ाने का मतलब है। और आपने ये भी देखा होगा कुछ स्टॉक्स में कुछ ब्रोकर्स ने अभी जो है वो मार्जिन अपने इंक्रीज कर दिए। क्यों? क्योंकि विक्स का मतलब वोलेटिलिटी हाई है, रिस्क बढ़ा है, रिस्क भी बढ़ा है, रिटर्न भी बढ़ा है, ये चीज इसका यही मतलब होता है। तो एक ये भी जानना चाहते हैं, अगर आपने इसको कभी स्टडी, आप तो वैसे मेरे को पता है, मेरे को तो पर्सनली पता है कि आप कितना ज्यादा स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हो, पर इसमें ये होता है अगले 30 दिन तक 20% ऊपर 20% नीचे, ऐसा ऐसा कुछ होता है। 20% ऊपर 20% अगले 30 दिनों तक, लेकिन बाजार वैसे चलता नहीं 20% ऊपर 20% नीचे, बस ये ऐसे ये पैरामीटर है, ये ऑप्शंस का निकाला जाता है, कुछ ऑप्शन से कैलकुलेट होता है। लेकिन ये ना जैसे कोविड आया था ना, तो 80 पे पहुंच गया था। तो क्या 80% ऊपर 80% नीचे? मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे चढ़ता जाता है, अफलातून चाल दिखाता है, और फिर बाजार में होता है डर। कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, पिछले इलेक्शंस में 30 के आसपास पहुंच गया था, अभी 20 के आसपास है। होना नहीं है 30% ऊपर या 30% नीचे, ऐसा कुछ नहीं होना है, लेकिन बाजार झूलता बहुत है ऐसे फेजेस में। तो ये एग्जैक्टली रीडिंग 20 30 40 ये कहां पर जाकर रुकती है फिर? क्या कोई है बेंचमार्क? बहुत अच्छा आपने कंक्लूजन निकाला। देखिए 20% का मतलब, पहली बात तो मार्केट से 20% बिल्कुल नहीं होता रजत भाई। इसका मतलब सिंपल यही होता है कि जो वोलेटिलिटी है, वेगा है, जो लोग ग्रीक्स यूज करते हैं उस पे वेगा की वैल्यू बढ़ जाती है, और वेगा की वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम उतने इंक्रीज हो चुके होते हैं पर इंडेक्स की मूवमेंट पे। तो वो एक इम्पैक्ट सीधा सीधा आता है, यानी डेल्टा जितना चेंज होगा और वेगा पे उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। वेगा का मतलब यहाँ पर ग्रीक्स का अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो छोड़ दीजिए, इतना कुछ जाने की जरूरत भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सिंपल में रहिए, वॉल इंक्रीज हो गई इसका मतलब उतार और चढ़ाव बढ़ गया, बस बहुत सिंपल लैंग्वेज में यही समझना चाहिए। और उतार और चढ़ाव का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप किसी स्टॉक में सपोज करिए कि आप एक स्टॉक ट्रेड करते थे जिसमें आप अभी तक आप 2 से 3 रुपए के स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करते थे, 3 रुपए का या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाए या फिर 5 रुपए मिल जाए, आप खुश हो जाते थे। उस स्टॉप लॉस की वैल्यू बढ़ करके अब उल्टा हो गया है, यानी अब आपको 3 रुपए की जगह 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और 10 से 12 रुपए का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। यानी सेम टाइम पे बस एक चीज हुआ कि आपकी नीचे की डिप और ऊपर की हाई की वैल्यू बढ़ गई है। बहुत सिंपल तरीके से बस इतना ही समझिए। अब दूसरी तरफ आपने जो
बात कही कि 80% वॉल इंक्रीज हो गई थी। 80% वॉल इसीलिए इंक्रीज हो गई थी, कल क्या खुलने वाला है, जिसमें जब कल का पता नहीं होता तो हमेशा मार्केट जो है वो अपनी रफ्तार में आना शुरू हो जाता है, और वही डायरेक्शन जो है वो वॉल को यहाँ पर दिखाती है। लेकिन इस वॉलेटिलिटी को 5 मेजर फंडामेंटल रीजन की तरफ जाएं तो इलेक्शन क्लियर कट है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने कहा था फॉरेक्स की मूवमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, जियोपॉलिटिकल का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, यूएस के डेटा का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, गोल्ड सिल्वर की वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अब आते हैं कि विक्स डाउन होकर कहाँ आ जाती, इसको इसीलिए हमेशा अपने मीन रिवर्जन टेक्निक को फॉलो करती। मीन रिवर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर 20% पहुंच गई तो धीरे धीरे वापस से 10% आ जाएगी। अगर 10% से गिर करके 4% आ गई तो वापस से 4% से बढ़कर 6% की तरफ आ जाएगी। तो यही है, मीन रिवर्जन को फॉलो करती है, मतलब मार्केट में डायरेक्शन नहीं बताती, ये ध्यान रखिए। डायरेक्शन अगर आप इसको डायरेक्शन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा। उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी, पेंडुलम, जैसे वो कितना उतार चढ़ाव करने को तैयार है इसमें मार्केट, वो बताती है। अच्छा, अब व्यूअर्स के पास चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग शो में। अब आप रवि सिंह जी से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो पहला प्रश्न रोहित भदौरिया जी का ले रहे हैं, आरवीएनएल पे आपका व्यू चाहिए, प्लीज सजेस्ट। अभी मैं जहां तक याद आता है, मैंने अभी रेलवे काउंटर की बात की थी, और ये अच्छी बात है कि रजत जी आप चार्ट को प्लॉट कर दे रहे हैं। और लॉन्ग टर्म पे देखिए, जो ये आपको टॉप दिख रहा है ना 335 340 रुपए का, ये नजर आएगा। रिस्क कहां पर है? 246 रुपए के नीचे का, यानी 240 के नीचे के चांसेस बहुत कम है। और अगर आ भी जाता है तो 220 एक स्ट्रांग बॉटम आउट इस चार्ट को देगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पे या अभी भी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल खरीदिए, क्योंकि 310 तो इमीडिएट टारगेट है। ओके, धीरेन्द्र सिंह जी ने बहुत ही अच्छी स्माइली भेजी है। और उसके बाद फिर है आशीष गुप्ता जी, बोल रहे हैं एचएएल बाइंग के लिए रिजल्ट्स का इंतजार करें क्या? मेरे ख्याल से आज रिजल्ट्स हैं एचएएल के, तो एक बार प्लीज बता दीजिए कि क्या करना चाहिए स्टॉक। देखिए, ये तो ऐसा होता है रजत जी, मुझे इससे एक स्टोरी याद आती है कि कल मैं एचएएल खरीदूंगा। अब आज तो बढ़ गया है, चलो कल मैं 4200 पे खरीदूंगा। अब आज 4200 का ऑर्डर डालिए, नहीं मिलेगा। फिर कल मैंने कहा यार 4200 बहुत महंगा लग रहा है, अब सोचता हूँ नीचे आएगा तब खरीदूंगा। फिर कहता हूँ 4250 पे ऑर्डर डालूं, क्या मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। और अभी इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी निकली, देखिए 3000 से उड़ता उड़ता 3400, जब 3400 पे आया तो सोचा आप खरीदूं, महंगा लग रहा है, तो 3800, जब 3800 आ गया तो अब खरीदूं, 4000 लग रहा है। अभी फिलहाल 4400 तक जाता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट आ जाता है, कोई डिप आ जाता है, 1-2 दिन के लिए मत खरीदिए। अगर इंट्राडे ट्रेड वाले हैं तो बिल्कुल इस स्टॉक में हाथ मत डालिए। हाँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आज से 3 साल बाद हम इसी वैल्यू को 8000 पे ट्रेड होते हुए देखेंगे। शायद उस समय मेरी बात आपको याद भी ना रहे, लेकिन ये जरूर। नहीं नहीं, याद रहेगी सर, याद रहेगी, कोई बात नहीं। 8000 का स्तर देख लेंगे इस पे। उसकी हरकत ही कुछ ऐसी सी है, वो गिरता कम है चढ़ता ज्यादा है, ऐसे वाला स्ट्रक्चर। आपको क्या पसंद है वैसे डिफेंस में, डिफेंस शिप बिल्डिंग में? रजत जी आप बहुत सब चालाक कुछ हैं, आप मेरा पोर्टफोलियो निकलवाना चाहते हैं कि मैं क्या चूज कर रहा हूँ। पता तो चले कि कोची शिपयार्ड खरीदना है कि गार्डन रीच खरीदना है कि बीईएल खरीदना है, किसको खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, मैं बहुत महंगे शेयर्स खरीदने की वो नहीं, चेष्टा नहीं करता। और मैंने अभी इस समय, चूंकि बीईएल थोड़ा सा ज्यादा सेफ लगता है, थोड़ा ज्यादा कम वोल्टाइल है, और अगर मान लीजिए कि खरीदने के बाद नीचे गिर जाता है तो 2-4-15 दिन आप अगर वेट कर लीजिए तो रेट से ऊपर ही निकल जाता है, तो ये एक सेटिस्फैक्शन देता है। 280 का लक्ष्य इसका मैंने मान के चला है, तो यहां पर अभी इसको ही खरीदारी कर रहे हैं। आपने जो अभी दिखाया एचएएल, उसको भी 4400 के टारगेट के लिए लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ है इसी में अगर आप देखते हैं कोची शिपयार्ड, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की राय अपने क्लाइंटों को दी है, लेकिन ये भी कहा है कि अब थोड़ा सा अगर डिप आ जाता है, जो अभी मौका जैसे आया था लेकिन मौके में वो चौका नहीं मार पाए, तो इस वजह से थोड़ा वेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोची शिपयार्ड में थोड़ा सा करेक्शन वापस अगर मिल जाए और वापस से 1080 के आसपास के लेवल मिल जाए तो शायद लेने के लिए सोचूंगा। नहीं तो फिर वेट कर रहा हूं 1350 के ऊपर जब क्लोज करेगा, तो फिर लॉन्ग टर्म बाय के हिसाब से फिर से वापस पोजीशन ले लें। ओके, संजीव सिंगल जी बोल रहे हैं व्हाई सेंचुरी टेक्सटाइल इज रनिंग स्पीडीली। तो आपकी आपकी राय क्या सेंचुरी टेक्सटाइल? देखिए, बहुत से स्टॉक्स में आपको अग्रेशन दिखाई दे रहा
है, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल का वैसे मैं आपको बताऊं तो इसके फंडामेंटल नंबर काफी अच्छे हैं। टेक्निकल चार्ट पर आपको साफ साफ डेली का ब्रेकआउट दिख रहा है और कैंडल की ऊपर की क्लोजिंग भी आई है, और ये मान के चलिए कि ये 2250 तक का लक्ष्य यहाँ पर दिखाएगा। तो अगर स्टॉप लॉस देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 1990 का, 1990 का, और अपसाइड में 2250 रुपए तक के लिए छोड़ दीजिए। और अगर शाम के सेशन में 3:15 पे चार्ट कुछ ऐसा ही बना रहे तो बीटीएसटी ट्रेड के लिए भी बढ़िया है। लेकिन हाँ, बीटीएसटी में आप शायद एसटीबीटी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि बाय साइड के लिए आप लेके जा सकते हैं। ओके, नंद किशोर रे जी बोल रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? देखिए रजत जी, मुझे समझ नहीं आता कि जब बहुत से स्टॉक्स इस समय ऐसे हैं जो कि अपनी चेष्टा और आकांक्षाओं से ऊपर उड़ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे ऐसे में हाथ क्यों डालना जो जला सकता है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पे देखिए, अगर इसका बढ़ेगा बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, बढ़ते हुए बहुत ज्यादा अग्रेशन तो नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ मुझे लॉन्ग टर्म पे इस स्टॉक में कुछ खास दम नहीं दिखाई देता, तो पोर्टफोलियो में तो मैंने रखने की राय नहीं दूंगा। हाँ, छोटा मोटा ट्रेड करना है, 60 पे खरीदो 70 पे बेचो, वो हिसाब अगर रखना है तो बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ ऐसा फंडामेंटल डेवलपमेंट इसमें दिखाई नहीं देता। अच्छा, किशोर कुमार जी बोल रहे हैं पीएफसी 177 शेयर है 401 के रेट पे, और एनएलसी इंडिया, एनएलसी के नतीजे अच्छे नहीं आए वैसे। एनएलसी इंडिया 250 शेयर है 225 के भाव पे, 6 मंथ्स का व्यू, पीएफसी और एनएलसी इंडिया। देखिए पीएफसी इस समय एक अग्रेशन के साथ चल रहा है और 550 का लक्ष्य लॉन्ग टर्म पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। 480 आपको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेगा। 400 आपने लगाई दिया, क्या बात है रजत जी, आप बहुत तेजी से आप चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारी टीम करती है सब पीछे से आराम से। जी, लेकिन मैंने तो देखे जैसे मुझे, चूंकि इस पे कवरेज अच्छी है, कंटिन्यू हम बाय बाय इसकी रिकमेंडेशन देते हैं। 2 दिन पहले भी अभी जब 410 के आसपास था तब रिकमेंड किया, और जब तक दूसरे लोगों को रिकमेंड करते 440 का भाव आ गया, लेकिन फिर भी हमने कहा संतोष रखिए, नए लोग भी खरीद लें। 480 का लक्ष्य है, 520 का दूसरा लक्ष्य है। एनएलसी इंडिया ने जरूर मुझे डिसअपॉइंट किया है। इस स्टॉक में जब खरीद लीजिए तब ये स्टॉक खड़ा रहता है, और जब सोचिए कि निकल जाते हैं तब ये चलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें वेटेज कम किया है। लेकिन हाँ ये है कि ये 240 250 तक के लेवल दिखा देगा। और ये जो कंपनी है वैसे मिड कैप कंपनी है, एचपीएल इलेक्ट्रिक और जीनस पार, ये कंपनियां आपको कैसी लग रही? आतिफ शेख जी बोल रहे हैं। देखिए एचपीएल की अगर मैं बात करूं तो मुझे इसमें जरूर थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड अभी दिखाई दे रहा है, और आपने चार्ट पे दिखाई दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि 435 और 440 के ऊपर अगर ये क्लोज कर जाएगा तो एक बार को 470 तक के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन इसका लोअर साइड वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा है, तो स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 435 के ऊपर क्लोज करे, 420 का स्टॉप लॉस लगाना ज्यादा बेटर है। 420 पे अगर खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस 40 रुपए का बनता है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बेहतर नहीं करता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख सकते हैं। अब जेनेसिस पावर का क्या ही कहना, 300 के पास चल ही रहा है, और मुझे लगता है 340 तक तो इसको कोई रोक ही नहीं सकता। सर आखिरी प्रश्न, आपने रियल एस्टेट पे तो बात ही नहीं करी आज, कल वो चले थे ब्रिगेड और शोभा। वक्त से पहले अगर कोई कमेंट अगर करते हैं ना रजत जी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और मुझे आपके इस चैनल पे मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगले अगर मुझे 1 साल के लिए किसी काउंटर पे इंटरेस्ट नहीं है तो वो है प्रॉपर्टीज, क्योंकि लग ही रहा था, आप प्रॉपर्टी दाम जब भरने लगते हैं आप बोलते हो ये वो तो बहुत हो रहा है, इसकी वो यील्ड ही नहीं बैठेगी, उतनी फायदा ही नहीं लेने का। हाँ, क्योंकि देखिए सर, मैंने अभी रिसेंट जब से मैंने डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज को बेचा है, वो रेट अभी तक छू नहीं पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका डाउनवर्ड शुरू हो गया है, और आगे आने वाले, मैं ये डाउनवर्ड का देखिए 2 मतलब होता है, मैं फिर से क्लियर कर दूं। डाउनवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर ये स्टॉक यहीं पर खड़े रहें अगले 1 साल तक, तो इसका मतलब है कि आप अपने वैल्यू से 7% और स्टॉक मार्केट के हिसाब से 16% डाउन पे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अब प्रॉपर्टीज के स्टॉक को अगर आप खरीद भी रहे हैं, थोड़ा बहुत आप होल्ड करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक, और इलेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज में आप यहां पर सेल की रणनीति रख लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। क्योंकि जैसे आईटी ने आपको रुला रखा है ना 4 क्वार्टर से,
हर क्वार्टर पे एक एनालिस्ट आता है और वो बोलता है एचसीएल बाय कर लो, जैसे ही बाय कर लो उसके बाद फिर वो पूरे 6 महीने तक एचसीएल वहीं सोता रहता है, नीचे की तरफ रहता है। विप्रो को जिसने 550 पे बाय की रिकमेंडेशन दी, 380 पे उनके मुंह से जवाब वापस नहीं लौट के आया। तो मैं देखिए एकदम, मैं तो स्टॉक से प्यार नहीं करता, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, और जो चलता है मैं वही लेता हूं। आईटी काउंटर में अभी अगले 2 काउंटर तक सब कह रहे हैं लो वैल्यूएशन है। पता है रजत जी आपको लो वैल्यूएशन आईटी पे क्यों कहा जा रहा है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो यूएस में दिक्कत है सर, यूएस का आंकड़ा आज अच्छा आ गया तो आईटी थोड़ा खुशी होगा। वैसे आज तो आईटी पॉजिटिव है, आज के लिए पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव है। सर देखो, मैं अब इसी पे आपको मैं कमेंट बताता हूं। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश ये करिए, जब मार्केट में सब कुछ चल चुका हो, कौन नहीं चला है? आईटी नहीं चला है। तो आदमी क्या कहेगा, कहाँ खरीदारी कर लो, आईटी पे खरीदारी कर लो। और आईटी पिछले 6 महीने से लोग खरीद रहे हैं, और ऊपरी लेवल से देखिए 1600 1700 के भाव से गिरते गिरते 1300 पे आ गए हैं, और अभी भी कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। पैसा आपका है, पैसा बोलता है, और पैसे को बोलने दीजिए। स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है उसको ले लीजिए, जो नहीं चल रहा उससे हाथ जोड़ लीजिए। कंपनियां आपकी नहीं है, कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड बहुत सी। राइट रवि जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। सर कोई डिस्क्लेमर भी दे दो जाते जाते बस। देखिए, जिन भी स्टॉक्स की मैंने यहाँ पर चर्चा करी, मेरी कंपनी की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। और रजत जी, मैंने तो अपना डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला हुआ है, तो फिर उसलिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सभी रजिस्ट्रेशन में आपको पता है कि कितनी परेशानियां होती। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कुश गोदासरा जी इस समय हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कुश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। सर ओपनिंग पे ही सेंचुरी लगा दी बाजार, ये महंगाई के दर के आंकड़ों से इतना खुश हो गया? ये अभी तो इलेक्शंस के 3 फेजेस बाकी हैं, थोड़ा कॉशियस रहें क्या अभी, या फिर खरीदारी बढ़ सकती है? ये आज तेजी बनी इसलिए कि प्रॉफिट बुकिंग करा दे? मैं तो सर यही मानूंगा कि प्रॉफिट अगर लॉन्ग पे आप हो तो एक बार एग्जिट करो, अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट लॉन्ग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन तक कोई बड़ी तेजी आएगी।